आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, उसमें यह है कि औरंगाबाद जिला में एक सामूहिक विवाह होना, उसमें 11 जोड़ा की शादी होनी है। उसमें यह है कि 11 जोड़ा दहेज रहित विवाह होना है। 11 जोड़ा जितना भी हैं उसमें सब बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। देखिए, दहेज तो हमारे समाज के ऊपर एक बोझ डाल ही दिया गया है, लेकिन हमको इससे ये सीख लेना है कि आप दहेज लीजिए पर किसी को प्रभाव मत डालिए कि नहीं हम इतना लेंगे ही लेंगे। दहेज तो हमारे समाज के लिए एक बंधन बांध ही दिया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे तो आने वाला समाज में बहुत बड़ा चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग अब आप आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है पूरा डीप में पढ़े थे। फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको संतुलन कितने विधि से किया था हम लोग ट्रिकली पूरा किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ाने के पहले हम एक बात आपको कहेंगे कि जितना भी आपको रासायनिक अभिक्रिया हम लगभग 15 को पढ़ाएंगे, 15 रासायनिक अभिक्रिया में उस वर्ड जो अभिक्रिया का नाम होगा उस नाम का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मतलब अगर आपको पता हो कि इसका मतलब ये होता है तो घी और मलाई लगाकर आप आसानी से उसको बना सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको पहला क्या है, संयोजन या संश्लेषण। पहले जानेंगे संयोजन का मतलब क्या होता है। तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। शादी एक प्रकार का मान ली कि रिएक्शन है, तो कैसा रिएक्शन, शादी में 2 गो परिवार जुटती है आपस में, तो जुटना क्या हो गया, संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके जब आग लगाइएगा तो क्या होता है, जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो दोनों मिल करके एक नए गुण वाला पदार्थ बनाए। इसको अगर अभिक्रिया हमको बोलना रहेगा, लिखना रहेगा तो लिखेंगे कैसे, देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे कि जब 2 रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, टूटना। जैसे घर में जब लड़ाई झगड़ा होती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों जिनके बीच भी लड़ाई झगड़ा होती है तो उनके बीच रिश्ता का दरार पड़ता है, टूटता है, या एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर भी जो होता है इसे टूटती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान बाइक से जा रहा होता है काफ़ी स्पीड में, बाय द वे मिस्टेक किया, अनबैलेंस हुआ, तो उसके बाद उसके शरीर का हड्डी पसली टूटता है, तो कौन सा अभिक्रिया होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें देखिए CaCO3 को गर्म किया जा रहा है तो टूट गया, एक था अब 2 बन गया। ये भी एक नमक को विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, नमक के जलीय विलयन में, तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गया। AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखा गया तो Ag और Br अलग हो गया, तो वियोजन आप समझ गए। अब यहाँ पर गौर करेंगे ना तो देखिए, ये वियोजन 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन, एक जब ऊष्मा देते हैं, आग जलाते हैं तब टूटता है आदमी, और उसके बाद जब धारा बहाते हैं तब टूटता है, और सूर्य का प्रकाश देने पर। तो जो ऊष्मा यानी देने पर जो टूटता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, और धारा बहाने पर जब टूटता है अपघटन होता है तो उसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो जब प्रकाश के द्वारा अपघटन या वियोजन होता है तो प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। देखिए, वियोजन अपघटन लिखने का मेरा मतलब है कि भाई जो अच्छा लग रहा है उसको हम लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि वियोजन के बाद ऊष्मीय अपघटन नहीं बोले, तो हम बिल्कुल बोलेंगे, दोनों एक ही नाम है तो बोलने में क्या जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अभिक्रिया हम ना लिखे यार, रिएक्शन नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा। विद्युत अपघटन, अभी तो आपको पढ़ा यार, वैद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब तोड़ना होता है, विद्युत का मतलब धारा, धारा के द्वारा वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा होती है उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। और देखिए इसको आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप उसको थोड़ा सा घी और मलाई लगाने का आदत डालिए क्योंकि उससे थोड़ा स्वाद बढ़ता है, उससे आपको नंबर थोड़ा बढ़िया मिलेगा। जैसे इसको कैसे घी लगाएंगे, यार तार में धारा नहीं बहाना है, हमको रासायनिक पदार्थ में धारा बहाना है, तो उसके लिए रासायनिक पदार्थ होगा तो वो रासायनिक पदार्थ मान लीजिए कि लोहा है, एल्युमिनियम है, कोई भी चीज़ है तो उसके साथ क्लोरीन या ऑक्सीजन अटैच रहेगा, तब जाके क्या होता है कि जलीय बन जाता है। उसके बाद जलीय विलयन से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो इसको लिखें कैसे, जब किसी धातु के क्लोराइड या ऑक्साइड से होकर के, क्लोराइड या ऑक्साइड से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु के क्लोराइड ऑक्साइड लिए ना, तो धातु कैथोड प्लेट पर और धातु जो होती है से एनोड प्लेट पर मुक्त हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। फिर से
जब किसी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु कैथोड प्लेट पर और अधातु एनोड प्लेट पर मुक्त हो जाती है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? आप उदाहरण देखिए, यदि नमक के जलीय विलयन से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाती है। उसी जल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की, शुद्ध जल नहीं होना चाहिए, अशुद्ध जल होना चाहिए। जल से होकर के विद्युत धारा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड से विद्युत धारा प्रवाहित एल्युमिनियम ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ठीक है भैया, इस सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैथोड प्लेट पर मुक्त हो गया। क्लोरीन आधातु है, ऑक्सीजन आधातु है एनोड प्लेट पर, ऑक्सीजन आधातु एनोड प्लेट। देखिए हाइड्रोजन भी तो आधातु ही है। देखिए जी, हाइड्रो धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एक अपवाद होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के 2। तो ये हाइड्रोजन धातु की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन पूछा भी था कि जल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन किस प्लेट पर मुक्त होगी। तो सोचे कि यार हाइड्रोजन तो अधातु है तो होगा एनोड प्लेट पर, वहाँ लेकिन फंस गया था। नहीं, हाइड्रोजन जो होता है ऐसे धातु की तरह बिहेव करता है, इसलिए कैथोड प्लेट पर मुक्त होगी। और ऑक्सीजन बस केवल और केवल हाइड्रोजन ही, क्योंकि हीलियम तो अभिक्रिया करता नहीं किसी से, हाइड्रोजन ही करता है। तो हाइड्रोजन कैथोड प्लेट पर और ऑक्सीजन गैस या क्लोरीन कह दे, कोई भी धातु का हाइड्रोजन छोड़ करके सब के सब एनोड प्लेट पर। ठीक है, आपको आधातु कहेगा धातु कहे तो पकड़ लीजिएगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कह कह के घबराता है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ मुक्त होती है। अरे भैया कुछ हो एनोड प्लेट पर, बस हाइड्रोजन छोड़ करके। क्लियर? अब चलिए चौथा में विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन। अरे भैया विस्थापन, प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन एक ही चीज़ है। अब देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई शादी विवाह में गए हैं, ठीक है, खूब डांस किए, मस्ती किए, खाना पीने खाएं, अब मन है कि थोड़ा सा बैठ के आराम करें, पर सारा चेयर बुक है। आप ढूंढेंगे, देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे कि कौन भैया चेकना उना बैठल है, कौन छोटा बच्चा बैठल है। उसको जाएगा कि बाबू तनी हटो, तो ना हटेंगे, उसको उठाइए, चल निकल कर कहेंगे बड़का होशियार बने, हटा देते हैं। विस्थापन के मतलब होता है किसी वस्तु को उस जगह से हटा देना है, किसी भी चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए तो विस्थापन कहलाएगा। 1 गो हटेगा तो एकल विस्थापन, 2 गो हटेगा तो द्विविस्थापन, 3 गो हटेगा तो त्रिक विस्थापन। ठीक है, जय को भी हटा सकते हैं आप। खैर हम लोग यहाँ विस्थापन, एकल विस्थापन पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए तो क्या होता है कि लोहा ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तब कॉपर कम शक्तिशाली होता है, इसको बेचारा हटा देता है और लोहा उस जगह पर बैठ जाता है, कॉपर हट गया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जिंक भी कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब जिंक कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है तो देखिए, शक्तिशाली पकड़ने का 2 तरीका है। अब देखिए कि कौन जल्दी खराब नहीं होता है। यार कॉपर, तांबा जल्दी खराब होता है? नहीं होता है, लेकिन लोहा जल्दी खराब हो जाता है, जिंक जल्दी खराब हो जाता है। तो जो जल्दी खराब हो गया मतलब बाकी सबसे ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि लोहा ज़्यादा शक्तिशाली, उसमें पावर ज़्यादा है किसी से दोस्ती करने का, हटाने का, रिएक्शन करने का। लेकिन तांबा जल्दी नहीं अभिक्रिया करती है, तो तांबा कम शक्तिशाली है, लोहा ज़्यादा शक्तिशाली है, तो हटा दिया। जिंक को कॉपर से भी अधिक क्रियाशील है, इसके लिए जिंक कॉपर को हटा देती है। लेकिन लोहा से ज़्यादा पावरफुल होता है जिंक, तो क्या करता है कि इसको डालिएगा ना तो जिंक लोहा को हटा देगा। एकल विस्थापन समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है, देखिए इसको डिफिनेशन कैसे बोलेंगे। जब किसी तत्व को किसी दूसरे तत्व के विलयन में डाला जाता है तो एक तत्व विस्थापित हो जाती है, तब कहते हैं कि वह विस्थापन अभिक्रिया हुआ। इसको और बढ़िया भाषा में बोलते हैं। देखिए, जब किसी धातु को कम क्रियाशील वाले धातु के विलयन में डाला जाता है तो कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन, प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया? एग्जाम्पल भी पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना? तो अब देख लीजिए कि हटा रहा है कौन, हटा रहा है तो विस्थापन हो जाएगा, नहीं हटाएगा तो नहीं होगा विस्थापन। यहाँ पर देखिए, उभय या द्विविस्थापन। उभय मतलब 2, द्वि मतलब तो 2 होता है, डबल। डबल विस्थापन होना है यहाँ, यानी 2 गो तत्व आपस में विस्थापित होगा, तब उसको बोलेंगे कि उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यार, 2 गो विस्थापन का थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिनेमा हॉल में बैठे होंगे
तो आगे हला ज़्यादा हो रहा है, पीछे हला कम हो रहा होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार आगे नहीं चल के पीछे चल लो, और वही नहीं सोचता कि यार आगे हला वाला थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा तो चलो हम लोग आगे बैठते हैं। तो इसी तरह से कंबाइन करके आप लोग बतिया करके आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ फिर जस्ट वैसा ही है। देखिए द्विविस्थापन का मतलब तो समझ में आ गया। इसको डिफिनेशन कैसे करेंगे? जब दो यौगिक आपस में मिलकर अपने आयनों की अदला बदली करके यौगिक बनाता है, उनके बीच दो आयन होगा, एगो धनायन होगा, एगो ऋणायन होगा। जब भी यौगिक बनता है तो उसके पास दो आयन, धनायन ऋणायन, पहला धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करके यौगिक बनाते हैं, दो नए गुण वाला यौगिक बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि AB और P की दो रासायनिक पदार्थ है, पहला हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा होगा निगेटिव, पहला होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा निगेटिव। अब यही नहीं अपने आयन का अदला बदली करेगा, तो प्लस वाला अभिक्रिया करेगा माइनस वाला के साथ, तो हो जाएगा AQ, यहाँ AQ हो जाएगा, और P प्लस वाला करेगा माइनस वाला। तो पहले लिखना है प्लस वाला, या ध्यान देना है, पहले हमेशा लिखना है प्लस वाला। जैसे देखिए नमक में क्या कीजिए कि AgNO3 को मिला, सिल्वर नाइट्रेट को मिला दीजिए, तो क्या करता है E प्लस A माइनस, A प्लस A माइनस, E प्लस E माइनस वाला के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और E प्लस इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो देखें कि दोनों आपस में विस्थापित हो गया, अपने आयन को अदला बदली कर लिया। यहाँ पर देखिए आयरन सल्फेट को H2SO4 की विलयन में डाला गया है, तो ये कहो कि आयरन पॉजिटिव है, ई निगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ई निगेटिव। देखिए भाई हाइड्रोजन धातु की तरह बिहेव करता है, तो ई पॉजिटिव ई निगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा, और इस हाइड्रोजन कर लेगा सल्फर के साथ H2S। तो ये हो गया उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आपको 5 को, हम करीब करीब आपको 15 को अभिक्रिया पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको 5 को रहेगा, अगले क्लास में हम लोग फिर 5 को पढ़ेंगे।